हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन दिस इज यूनिट 5 इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटेट लर्निंग। कल हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स, जो हमारा पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे डेल्स कोन एंड माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। तो हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज डेल्स कोन, माइक्रो टीचिंग क्या है, माइक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं, माइक्रो लेसन कैसे बनाते हैं, माइक्रो टीचिंग के नियम क्या है और माइक्रो टीचिंग कैसे की जाती है। डेल्स, व्हाट इज डेल्स कोन? डेल्स कोन एक तरीके का एक्सपीरियंस मॉडल है और इसमें बहुत सारी थ्योरीज इनकॉर्पोरेटेड है। जब भी अब अभी हम आगे वाली स्लाइड पर जब डिस्कस करेंगे डेल्स कोन का जो पिरामिड है, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारी थ्योरीज है इंक्लूडिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। एंड 1960 में जब मिस्टर एगर डेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, तो उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था, व्हाट ही सेड लर्नर्स रिटेन मोर इंफॉर्मेशन बाय व्हाट दे डू। वो ज्यादा जानकारी तब रिटेन कर पाते हैं, उन्हें ज्यादा चीजें, हम सभी को वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं जो काम हम करते हैं, इन कंपैरिजन टू जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। जो काम हमने किया होता है वो हमें सबसे ज्यादा याद रहता है, सबसे ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट उसका ही होता है। उनकी जो रिसर्च थी उससे ही जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस बना, जो पिरामिड अभी हम डिस्कस करेंगे उसे हम कहते हैं कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एंड हुज कोन? इट इज डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो आज की जो टीचिंग है उसे हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, उसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं या एक्शन लर्निंग भी कहते हैं। तो इसका जो पिरामिड है, अगर आप इस पिरामिड को देखें तो इस पिरामिड में अभी तक आपने जितने पिरामिड देखे होंगे, हमने बॉटम से स्टार्ट किया और हम टॉप तक गए। ये फर्स्ट पिरामिड है, वी आर गोइंग डाउनवर्ड। तो व्हाट इज फर्स्ट थिंग? ये जो इसका प्रोपोर्शन है वो इसका परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 10%, देखो रीड टेक्स्ट, जब हम रीड टेक्स्ट की बात करते हैं तो रीड टेक्स्ट में क्या आएगा? रीड टेक्स्ट में अब देखिए, रीड टेक्स्ट 10% ऑफ व्हाट दे रीड, हमें कितना याद रहता है पढ़े हुए में? केवल 10%। अगर हम सुनते हैं, लिसन टू अ लेक्चर, तो ये क्या कितना याद रहता है हमें? 20%, मोर देन रीडिंग द टेक्स्ट, बट स्टिल कितना याद रहता है? 20%। ये इसका लर्निंग आउटकम कितना आएगा? इस प्रोसेस के बाद स्टूडेंट डिफाइन करने के, डिस्क्राइब करने के, लिस्ट आउट करने के, एक्सप्लेन करने के लिए लायक हो जाएगा। जो अगर आप ध्यान दें तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग फेज था, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडरस्टैंडिंग फेज। अब अगर हम पढ़ने से और सुनने से थोड़ा सा आगे बढ़े, वॉच स्टिल पिक्चर्स, चार्ट के थ्रू जो पढ़ाया जाता है, डायग्राम के थ्रू जो पढ़ाया जाता है, वो हमें याद रहता है। मूवीज अगर हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वीडियोस से हमें कितना याद रहता है? 30%। कितना याद रह जाता है? 30%। अगर कोई एग्जीबिशन देखते हैं रिलेटेड टू द सेम थिंग, लाइक अगर आप डेमो में डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, वॉच डेमोन्स्ट्रेशन, इससे हमें कितना याद रहता है? इससे हमें याद रहता है 50%। 50% ऑफ व्हाट दे सी एंड हियर। जब हम सुनते और देखते, जितनी ज्यादा आप अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स का प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाएंगे। जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे थे तो आप केवल अपनी आंखों का प्रयोग कर रहे थे, जब आप सुन रहे थे तो सिर्फ अपने कानों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब आप पिक्चर्स देख रहे थे तो व्हाट यू आर डूइंग, आप केवल अपनी आंखों का प्रयोग कर रहे थे, है ना। लेकिन जब आप मूवीज देख रहे थे या आप एग्जीबिशन देख रहे थे, आप डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे थे, आप देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। तो जितना ज्यादा आप अपने सेंसरी ऑर्गन यूज करेंगे उतना ज्यादा आप रिटेन कर पाएंगे। 50% कब रिटेन कर पा रहे हैं? व्हेन देयर इज ऑडियो एंड वीडियो बोथ। तो यहाँ पर अगर हम लर्निंग आउटकम देखें तो क्या होगा? लर्निंग आउटकम आता है डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई एंड प्रैक्टिस। एप्लीकेशन फेज याद होगी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, इट वाज द थर्ड लेवल। तो एप्लीकेशन करना पॉसिबल हो जाता है इतने के बाद, व्हेन यू आर seeing something and hearing at the, here is not the right word, listen something at the same time. We are listening consciously but hearing the sound is unconscious. And participate
करते हैं, अगर किसी वर्कशॉप में खुद से काम करते हैं, कोई सिचुएशन में रोल प्ले करते हैं, तो क्या होता है, किसी मॉडल का एक्सपीरियंस लेते हैं, सिमुलेटर पे काम करते हैं, दिस इज 70% ऑफ व्हाट दे से एंड राइट। जब आप खुद कर रहे हैं तो कितना सीख रहे हैं, 70%। वो भी कैसा, रोल प्ले है। जैसे आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके लिए क्या है, रोल प्ले है, काइंड ऑफ रोल प्ले है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें, सिर्फ टीचर आपको आके बता दे ऐसे ऐसे की जाती है टीचिंग, तो वो कहाँ रह जाएगा, 10% 20% पे। ज़्यादा से ज़्यादा आप टीचर को बहुत ऑब्जर्व कर लेंगे तो 30%। बट जब आप खुद वो काम करेंगे, सिचुएशन में रोल प्ले करेंगे, तो इट इज 70%। अब आप कहिए रोल प्ले के बाद भी 70%, क्यों? क्योंकि जिनके साथ आप रोल प्ले कर रहे हैं वो या तो आपके बैचमेट्स है CITS के, या आपके जूनियर्स है CTS के। वहां पर आप उन लोगों को ऑलरेडी जानते हैं, और वो भी जानते हैं कि यू आर देयर सीनियर और बैचमेट। तो जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, एग्जैक्ट सिनेरियो है टीचिंग का, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए 70% व्हेन यू आर डूइंग द रोल प्ले और सिमुलेटिंग, दिस इज नॉट अ रियल एक्सपीरियंस, इट इज जस्ट अ रोल प्ले। ये सिचुएशन है, सिमुलेशन है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा कब सीख सकते हैं, 90% व्हेन दे डू एज दे परफॉर्म अ टास्क। ये कब होता है, जब आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलता है, जो आपका रियल टाइम ट्रेनिंग होती है, जब आप खुद काम करते हैं, जब आप कहीं इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, तो अब आप 90% तक सीख जाएंगे। अब बचा 10%, वो 10% हम हमेशा सीख सकते हैं, हमेशा ही। वो 10% की गैप लाइफ में हमेशा रहती है। टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और सिर्फ टीचिंग नहीं, कुछ भी आप करें, 10% आप कितने भी परफेक्ट हो, फिर भी देयर इज अ गैप ऑफ 10%, आप और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये डेल्स कोहन भी कहता है, जब आप सिर्फ अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू लर्न 10%। जब आप सिर्फ सुन रहे हैं, यू कैन लर्न, यू कैन रिटेन 20%। when you are seeing something, then it is 30%. when you are seeing and listening something, then this is 50%. but when you are doing in a situation, कोई रोल प्ले है, कोई सिमुलेशन है, then it is 70%. पर जब आप रियल टाइम एक्सपीरियंस पे आते हैं, then it is 90%. अब अगर आप इसको देखें, इसका लर्निंग आउटकम क्या है, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट आप आगे के लेवल देखिए, एनालाइज, डिजाइन, क्रिएट, इवैल्यूएट, ये सब कहाँ था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में था। ये हायर ऑर्डर थे। ये आपको कब मिल रहे हैं, व्हेन यू आर सिमुलेटिंग समथिंग, व्हेन यू आर डूइंग, यू आर गोइंग थ्रू अ रियल टाइम एक्सपीरियंस। तो डेल्स कोहन कहता है, आप जितना ज्यादा काम को करेंगे, उतना ज्यादा आप उसको रिटेन कर पाएंगे, उतना बेहतर आप सीख पाएंगे। डेल्स कोहन काफी इंपॉर्टेंट भी है, और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। 90% रिटेनमेंट कब रहता है, इस पे भी आता है, 10% के लिए भी आता है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग की जब हम बात करते हैं, माइक्रो शब्द का ही मतलब है छोटा, स्मॉल। ये डेवलप की गई थी 1963 में ड्वाइट एलन द्वारा, इनके और इनके कोलीग्स द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया USA में। एक्चुअली प्रोग्राम था स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर का, पर उसमें से डिराइव होकर आया माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट। माइक्रो टीचिंग कह सकते हैं, इट्स अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर टीचिंग प्रैक्टिस इन विच कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग इज सिंप्लीफाइड। जो एक नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, उन्हें सिंप्लीफाई किया जा सकता है विद माइक्रो टीचिंग। अगर आप क्लास की बात करें, तो जब हम क्लास में रियल टाइम टीचिंग की बात करते हैं, देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, देयर इज प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक, देयर इज अ क्वेश्चन आंसर राउंड, देयर इज डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग इज देयर। ये सही तरीके से हों, चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में रहें, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि टीचर उन टेक्निक्स में परफेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल्स कब यूज करने हैं, टीचिंग एड्स कैसे यूज करनी है, तो इन चीजों पर ध्यान दिया जा सके। इसके लिए माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, ताकि ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो वन टाइम आप क्लासरूम में सब कुछ एक साथ फेस करते हो, या आप पढ़ाओगे तो भी ये सारी टेक्निक्स आप एक साथ यूज करोगे,
पर इस टेक्निक में परफेक्शन लाने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रो टीचिंग। अब इसकी अप्रोच की बात करें तो अप्रोच क्या है? इसकी अप्रोच है टीच, रिव्यू, रिफ्लेक्ट एंड रीटीच। रीटीच के बाद देयर इज अगेन रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। तो अगर हम इसे कहें दिस इज अ 6 स्टेप प्रोसेस, जहां पर हम टीच करेंगे, पढ़ाएंगे किसी एक टेक्निक को यूज करके, वो टेक्निक के बाद उस टेक्निक को रिव्यू करेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे एंड देन वील रीटीच। अगर जो इसका नाम है माइक्रो टीचिंग, ये माइक्रो टीचिंग शब्द लिया कहाँ से गया है? क्योंकि यहाँ पे माइक्रो का मतलब है छोटा, तो टीचिंग से जुड़े सारे एलिमेंट्स को स्केल डाउन कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, तो उसे हमने कह दिया माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में क्लासरूम में स्टूडेंट कितने होते हैं? 20, 30, 40, 50, 60। माइक्रो टीचिंग में कितने होंगे? 4 to 5, 4-5 स्टूडेंट होंगे। क्लास कितनी देर की होती है? 1 घंटे की। ये कितनी देर का है? 5 से 15 मिनट का। तो हर एक चीज स्केल डाउन कर दी गई, इसलिए हमने इसे कहा माइक्रो टीचिंग। टीचिंग के सारे एलिमेंट्स हमने छोटे कर दिए, तो उसे हमने क्या कह दिया? माइक्रो एलिमेंट्स, और उस प्रोसेस को क्या कह दिया? माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर जो कंटेंट है वो भी सिंप्लीफाई कर दिया गया, और एक बार में देखिए, एंड इज यूज फॉर प्रैक्टिस ऑफ वन पर्टिकुलर टीचिंग स्किल। एक बार में सिर्फ एक टीचिंग स्किल को यूज किया गया। जैसे जब लेक्चरिंग कर रहे हैं, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, जस्ट डू दैट इन वन सेशन। क्वेश्चनिंग, अगले सेशन में यू प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चनिंग। उसके में लीडिंग अ डिस्कशन और इंस्ट्रक्शनल एड्स, कुछ जो भी एक स्किल पे आप काम करेंगे, एक सेशन में आप एक ही स्किल पे काम करेंगे, सो दैट यू कैन मास्टर ऑन दैट टीचिंग स्किल्स। माइक्रो एलिमेंट्स की बात कर ले। माइक्रो एलिमेंट्स क्या है? फंडामेंटल फीचर्स जो टीचिंग के हैं उनको ही और सिंप्लीफाई कर दिया गया, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटीज है टीचिंग प्रोसेस की वो आसान हो जाए। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स। एक है आपका माइक्रो क्लास, एक है आपका माइक्रो लेसन। क्लास, क्लास का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छोटे हो गए, कम हो गए, 4 से 5। माइक्रो लेसन, ड्यूरेशन कम हो गई तो कंटेंट, टॉपिक भी कम हो गया। कंपोनेंट स्किल, कंपोनेंट स्किल वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि प्रेजेंटिंग है, लेक्चरिंग है, इंस्ट्रक्शनल एड का यूज है, क्वेश्चनिंग है, तो ये कंपोनेंट स्किल एक बार में एक यूज करेंगे। Before one attempt to understand, learn and perform effectively the complicated task of teaching, one should first master the component skill of that task through short lesson। देखिए, जो न्यू टीचर्स होते हैं, ये न्यू टीचर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। जो न्यू टीचर्स होते हैं वो एक साथ सारी चीजें, सारी कंपोनेंट स्किल को सही से इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो डायरेक्ट उस प्रोसेस में जाने से अच्छा है कि अपनी जो कंपोनेंट स्किल्ड हैं उनको माइक्रो टीचिंग के थ्रू, माइक्रो टीचिंग सेशंस के थ्रू पहले मास्टर कर ले, और उसके बाद जो फाइनल कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, जहां हम ये सारा काम एक साथ करते हैं, सारी कंपोनेंट स्किल्स को एक साथ यूज करते हैं, तो वो करने से पहले उन कंपोनेंट स्किल की मास्टरी जरूरी है। तो दिस शॉर्ट लेसन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन स्किल एट अ टाइम। एक सेशन में सिर्फ एक स्किल पर बात की जाती है। When the trainee teacher is proficient in this skill, it will be combined with the other mastered skill in longer regular lessons। जब आप शॉर्ट लेसन में एक स्किल को मास्टर कर लेते हैं, तो ये सारी स्किल्स ऑब्वियसली जब आप रियल टाइम टीचिंग प्रोसेस में आएंगे, यू हैव टू यूज दोज टेक्निक्स ऑल टुगेदर। आपको एक साथ उनका कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। आपको लेक्चरिंग भी करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको इंस्ट्रक्शनल एड्स भी यूज करनी होंगी। डूइंग ऑल द कंपोनेंट स्किल एट द सेम टाइम। उसके पहले माइक्रो टीचिंग क्या कहती है? एक कंपोनेंट स्किल को एक बार में प्रैक्टिस करना। तो माइक्रो एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। दिस इज माइक्रो क्लास, माइक्रो लेसन एंड कंपोनेंट स्किल। माइक्रो लेसन की बात करें तो माइक्रो लेसन क्या है? अ माइक्रो लेसन इज अ opportunity to present a sample snapshot of what and how you teaches and get some feedback from your colleagues about how it was received। आपको क्या करना है? आपको अपने जो टॉपिक है उसका एक छोटा हिस्सा प्रेजेंट करना है। किसको प्रेजेंट करना है? स्टूडेंट्स को नहीं करना है, अपने ही कलीग्स को करना है, और उनसे फीडबैक भी लेना है कि आपने क्या पढ़ाया और आपने जो पढ़ाया वो कैसा पढ़ाया, उनको कहाँ तक ये बात समझ में आई।
ये कह सकते हैं कुछ नया अगर आप अपनी टीचिंग प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और आपको नहीं पता वो कितना इफेक्टिव होगा, तो उसके लिए माइक्रो टीचिंग बेस्ट है। आप उसका इफेक्ट पहले ही देख सकते हैं। अब हम टॉपिक की बात करें तो आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए चूज अ टॉपिक यू आर कंफर्टेबल विद। आप जिस टॉपिक में कंफर्टेबल हैं आपको वही टॉपिक सेलेक्ट करना है। लेसन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो लेसन ऑब्जेक्टिव्स आप ऐसे बनाएंगे जो आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि आपके स्टूडेंट्स उससे क्या सीखेंगे, ये आपका तय करना बहुत जरूरी है। द पर्पस शुड बी देयर, ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर, एंड व्हाट यू वांट फीडबैक ऑन, ये भी तय कर लें आप किस चीज पे फीडबैक चाहते हैं। जिस चीज पे आप फीडबैक चाहते हैं ऑब्वियसली आप उसी स्किल पर काम करेंगे एक लेसन एक सेशन में। ये नहीं कह रही हर सेशन में सेम स्किल पे, आप जिस चीज पे फीडबैक चाहते हैं आप उस टेक्निक को यूज करने की कोशिश करें। कुछ रूल्स हैं इसके। पहला रूल है रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्निंग व्हाट वी लर्न अबाउट ईच अदर। आप एक दूसरे के बारे में जो भी जानेंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहे, रिस्पेक्टफुल रहे। ये नहीं कि आपके माइक्रो टीचिंग के ग्रुप में जो भी हुआ यू आर गोइंग एंड डिस्कसिंग विद अदर्स, नो नॉट एट ऑल। द कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी देयर। रिस्पेक्ट अग्रीड अपॉन टाइम लिमिट्स, जो भी समय सीमा आपने तय की है, इट मे बी 5 मिनट्स, इट मे बी 15 मिनट, इट शुड नॉट बी मोर देन 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो टाइम लिमिट का ध्यान रखें। मेंटेन कलीजियलिटी, कलीजियलिटी का मतलब है कि जो आपके साथ के लोग हैं, कंपेनियनशिप है वो बनी रहे, भावनाएं अच्छी रहें एक दूसरे के प्रति। स्टे फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली प्रेजेंट एंड ऑन टास्क। आप जब सेशन अटेंड कर रहे हो, एक तो सेशन बहुत शॉर्ट है 15 मिनट मैक्सिमम है, तो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली लाइक शारीरिक और मानसिक रूप से वहीं पर उपस्थित रहें। ऐसा ना हो आप बैठे हैं आपका ध्यान कहीं और है, फिर आप कैसे बता पाएंगे कि सामने वाले ने क्या प्रेजेंट किया है। रिस्पेक्ट अदर्स अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट, अगर कोई अपनी टीचिंग में किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करता है तो ट्राई टू रिस्पेक्ट, डोंट क्रिटिसाइज। आप अपना फीडबैक दीजिए, ऑनेस्ट दीजिए, बट रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। लिसन एंड स्पीक इन टर्न, ऑब्वियसली जब आपकी बारी आए तब बोले और सुने, ज्यादा से ज्यादा सुने, क्योंकि कल मैंने आपको कल के वीडियो में सिखाया है गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। एंजॉय एंड लर्न फ्रॉम द प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है उससे सीखने की कोशिश करें। हो सकता है कोई टेक्निक कोई और टीचर अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर रहा है, इनफैक्ट अगर आपको लगता है इसको और चेंज करके यूज किया जा सकता है, जब आप सुनेंगे केयरफुली तभी आप उससे सीख पाएंगे और तभी आप उसे अपनी टीचिंग में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। अब माइक्रो टीचिंग करनी कैसे है? माइक्रो टीचिंग का नियम है, इसमें मैक्सिमम 6 टीचर्स हो सकते हैं। 6 टीचर्स की बात कर रही हूँ, मतलब ग्रुप 6, मैक्सिमम 6 एक ही कोर्स के होने चाहिए। एक सेशन में एक कोर्स के 6 टीचर। इन 6 टीचर्स के अलावा एक कोर्स हेड, एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर जो उसी पर्टिकुलर ट्रेड के हो, और बुक सेंटर का मतलब लाइब्रेरी मेंबर जो ये बता सके जो रेफरेंस मटेरियल है वो सही है या गलत है। तो ओवरऑल इस सेशन में हम अगर देखें तो 9 से 10 लोग होते हैं, ठीक है। तो ये जो 9-10 लोग हैं ये एक माइक्रो क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें से 6 न्यू टीचर्स हैं जो अपनी टर्न आने पर पढ़ाएंगे। देखिए, while one person takes his or her turn as a teacher, everyone else plays role of student। जो पढ़ा रहा होगा, जो टीचर का रोल प्ले कर रहा होगा, उसके अलावा जितने भी लोग होंगे दे ऑल प्ले द रोल ऑफ स्टूडेंट। वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे? स्टूडेंट की तरह। आपको एज अ स्टूडेंट रोल प्ले करना है और जब आपकी टर्न आएगी यू हैव टू रोल प्ले एज अ टीचर। तो माइक्रो टीचिंग क्विक, एफिशिएंट एंड प्रोवन प्रोसेस है जो टीचर को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के लिए तैयार करता है। और इसका फायदा भी है, जितनी कॉम्प्लेक्स स्किल है टीचिंग की उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके सिस्टमेटिकली सीखा जा सकता है बिफोर टेकिंग द मेजर टास्क इन हैंड, बिफोर गोइंग इनटू द क्लास, बिफोर गोइंग इनटू द रियल क्लासरूम, रियल सिचुएशन। आप कंपोनेंट्स स्किल को माइक्रो टीचिंग के थ्रू मास्टर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने सीखा डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस एंड माइक्रो टीचिंग।
ये दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और माइक्रो टीचिंग तो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये कंपोनेंट स्किल्स आप इसके थ्रू मास्टर कर सकते हैं, ताकि जब आप फाइनली अपना लेसन या डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल दें, फाइनल प्रैक्टिकल के लिए जाएं, तो आपको कंपोनेंट स्किल्स मालूम हो। थैंक यू।